चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। याद करने वाला फॉर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई 5 हेड्स है, अपने बैक टू बैक 2 हेड्स कंप्लीट करेंगे, एचपी एंड सैलरी, फिर उसके बाद सीजी पीजीवीपी। एचपी का बेटा 3 बेसिस ऑफ कंडीशन ध्यान रखना है। क्या क्या 3 बेसिस ऑफ कंडीशन है? प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग, बिल्डिंग होना पड़ेगा, बिल्डिंग लैंड होने से नहीं होगा, ओनली लैंड होगा तो अदर सोर्सेज, एंड एसईसी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ऑनर मिस्टर एक्स होना चाहिए, बिल्डिंग का, लैंड का मालिक कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बिल्डिंग का मालिक मिस्टर एक्स होना चाहिए। लैंड किसी और का भी हो सकता है, बिल्डिंग आपका है तो ही एचपी में आएगा। फेमस दो एग्जाम्पल को ध्यान रखना है बेटा। एक है वैकेंट लैंड भाड़े पे देंगे, अदर दिन बिल्डिंग भाड़े पे देंगे, तो या तो अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। और सबलेट तो कभी मत भूलना, सबलेट करेंगे जो भी रेंटल इनकम मिलेगा वो अदर सोर्सेज में आएगा, बिकॉज आप ऑनर नहीं है। मिस्टर एक्स ने वाई को भाड़े पे दिया और वाई जेड को भाड़े पे लगा दिया, तो वाई जेड के बीच जो इनकम होगा वाई के लिए अदर सोर्सेज, वाई के लिए अदर सोर्सेज। एसईसी शुड बी ऑनर ऑफ बिल्डिंग, ध्यान रखना, लैंड का ऑनर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग का ऑनर। एंड लास्ट है शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीका से नहीं। मैं अपनी बिल्डिंग पे कोचिंग सेंटर खोल दिया तो वो वाला घर हमारा पीजीबीपी में आएगा, जिसपे डेप्रिसिएशन मिलेगा, मेंटेनेंस रिपेयर मिलेगा। मैं अपने घर पे विनोद भैया को रहने दे दिया, वो इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, तो विनोद भैया से कुछ नॉमिनल रेंट भी ले लेते हैं, वो भी एचपी में नहीं आएगा। या तो मैं खुद के बिजनेस में यूज करूं तो भी एचपी में नहीं आएगा, या अपने बिजनेस के हेल्प के लिए किसी को लेट आउट कर दूं तो भी वो घर एचपी में नहीं आएगा, वो पीजीबीपी में आएगा। विनोद भैया से जो भी छुटमुट रेंट मिलेगा वो आ जाएगा बेटा पीजीबीपी में। स्टाफ क्वार्टर ध्यान रखना, स्टाफ क्वार्टर से जो रेंट मिलता है वो पीजीबीपी में आएगा। स्टाफ क्वार्टर से जो रेंट मिलता है पीजीबीपी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे स्टाफ क्वार्टर बना के दे दिया, उनका इंटेंशन एचपी करना नहीं, उनका इंटेंशन बिजनेस में हेल्प लेना, उसलिए रेंटल इनकम ऑफ स्टाफ क्वार्टर ध्यान रखना किधर आएगा बेटा पीजीबीपी, दोनों जगह मिलेगा, एचपी भी मिल जाएगा और उधर भी मिलेगा। ये 3 पॉइंट फटाफट रिपीट करना। क्या था बेटा? प्रॉपर्टी बिल्डिंग होना पड़ेगा, बिल्डिंग छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो इधर नहीं आएगा, अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का मालिक एसएससी होना पड़ेगा। कोई और मालिक है तो मतलब अदर सोर्सेज में आएगा, किसी और को रेंट मिला तो। बिल्डिंग का मालिक एक्स होना पड़ेगा, लैंड का मालिक कोई भी हो सकता है, शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के एक एग्जांपल सबको ध्यान रखना, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर हमेशा आ जाएगा पीजीबीपी। डन बेटा, इसको नहीं भूलना। नेक्स्ट है बेटा 2 फेमस कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट, क्या रेंट बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट पे लोअर। 100 साल पहले वाला रिकॉल हो रहा होगा। म्युनिसिपल वैल्यू, कोई ऑडियो भी रिकॉर्डिंग भी ऑन रख लेना अपना। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, ये क्या निकलेगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकलेगा? ध्यान रखना, ये तीनों का तीनों सरकारी वैल्यू, ये तीनों का तीनों सरकारी वैल्यू 1 साल का होता है, तीनों का तीनों सरकारी वैल्यू 1 साल का होता है। मनीष बाबू ने 1 जुलाई 2021 को घर खरीदा, 1 जुलाई 2021 को घर खरीदा, तो पहला साल जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो 9 महीने का निकलेगा। कितना महीने का? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हमेशा 1 साल का होता है। अगर किसी ने 1 जुलाई को घर खरीदा तो पहला साल 9 महीने का टैक्स लगेगा, तीनों को 9/12 कर देना। स्टेप 1 क्या था बेटा? फटाफट स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर। स्टेप, हाँ बोलो बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कैलकुलेट करना, रेंट रिसीव या रिसीवेबल। सबसे डेंजर कैलकुलेशन इस चैप्टर का, एक प्री कंस्ट्रक्शन और एक ये। रेंट रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल रेंट से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट का 4 कंडीशन होना पड़ेगा माइनस करने का। रिकॉल हो रहा होगा आप लोग को, मैंने इसका स्माइल देख के मेरे को लग रहा है कि यार
आ रहा है, सब कुछ याद आएगा। रेंट रिसीवेबल कैसे लेंगे बेटा? खूब आवाज चिल्लाने का दिन है, 5 घंटा चिल्लाने का दिन है, मास्क हटा के चिल्लाने का दिन है, तभी मैया सुनेगी। मैं के एग्जाम पे एनुअल रेंट से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस, डरना मत, पूछेंगे नहीं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस रेंट रिसीव अनरियलाइज रेंट माइनस, 4 कंडीशन होना पड़ेगा, चारों सेटिस्फाइड है तभी वो अनरियलाइज रेंट माइनस होगा, एक भी फेल हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा। नंबर 1, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, आकाश को घर से निकाल दो, टेनेंट शुड हैव वैकेटेड द प्रॉपर्टी, आकाश को घर से निकाल दो। तीसरा, आकाश हमारा कहीं और घर पे नहीं रहेगा, टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी एंड यू मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट रिजनेबल स्टेप्स टेकन फॉर कलेक्शन। अनरियलाइज रेंट तभी माइनस होगा। लास्ट लाइन पढ़ लेना नीचे, लास्ट लाइन में पेपर पूरा घुमा देगा। लास्ट लाइन देख, अरे यहाँ पे लास्ट लाइन नहीं, क्वेश्चन भी मेरा लास्ट लाइन है। क्या बेटा लिखने नहीं सकोगे आज एकदम सुपर फास्ट। बेटा स्टेप 2, रेंट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? एनुअल रेंट से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे, अनरियलाइज रेंट 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, नहीं बोला है तो सेटिस्फाइड, कुछ बोल दिया तो देख लेंगे, बोनाफाइड निकाल दो, कहीं और ना रहे, सेटिस्फाइड, तो रेंट रिसीवेबल आ गया। स्टेप 3, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगर रेंट रिसीव हायर है या इक्वल है एक्सपेक्टेड रेंट का, रेंट रिसीव ग्रेटर या इक्वल है एक्सपेक्टेड रेंट का, तो रेंट रिसीव डी जीएवी। अगर रेंट रिसीव लोअर है तो कारण बताओ, नोटिस जारी करेंगे। रेंट रिसीव लोअर है तो रीजन पता करेंगे, रीजन वैकेंसी है, रीजन वैकेंसी है, तो रेंट रिसीव कम होने के बावजूद भी रेंट रिसीव जीएवी। अगर रीजन अदर देन वैकेंसी है, वैकेंसी भी है और कुछ रीजन है, तो फिर हम लोग रेंट रिसीव को नहीं लेंगे, आकाश श्योर है एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी लेंगे। स्टेप 2 रेंट रिसीव कैसे निकालेंगे? फटाफट बोलो बेटा। एनुअल रेंट से लॉस ड्यू टू वैकेंसी और रेंट अनरियलाइज रेंट 4 कंडीशन पे माइनस करेंगे। कंडीशंस, बोनाफाइड घर से निकाल दो, कहीं और नहीं रहे, ए हो सेटिस्फाइड। अब रेंट रिसीव का एक्सपेक्टेड रेंट से कंपैरिजन होगा, रेंट रिसीव बड़ा है, इक्वल है एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव जीएवी, और कम है तो ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी तो रेंट रिसीव डी जीएवी होगा, और अदर रीजन होगा तो एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी होगा। पता कैसे करेंगे? रेंट रिसीव ही रीजन है, टन से रेंट रिसीव को कैलकुलेटर में रेंट रिसीव से लॉस ड्यू टू वैकेंसी प्लस कर देना, रेंट रिसीव को लॉस ड्यू टू वैकेंसी प्लस कर देना, रेंट रिसीव को लॉस ड्यू टू वैकेंसी प्लस कर देना, प्लस करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर आ गया या उससे ज्यादा हो गया तो बोलेंगे रीजन इज वैकेंसी। अगर रेंट रिसीव में वैकेंसी जोड़ने के बाद भी अगर कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो रीजन इज नॉट ओनली वैकेंसी, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट ही हो जाएगा जीएवी। डन बेटा? ओके, फिर उसके बाद था लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ऑनर ड्यूरिंग 21-22 पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस बाई ऑनर। अगर आप पिछले 2 साल का टैक्स भी इस साल दे रहे हो तो इसी साल माइनस होगा पेड बेसिस, एडवांस में भी दे देते हो तो इसी साल माइनस होगा, बट 2 सिचुएशन पे माइनस नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रहने से माइनस नहीं होगा और टेनेंट पे करेगा तो माइनस नहीं होगा। अगर एचपी का सम आया तो ये पेटेंटेड रहता ही है। सो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ही माइनस होगा, कोई और पे करेगा तो माइनस नहीं, आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस नहीं, इस साल का मतलब नहीं, पिछले साल का, इस साल का, अभी पे करेंगे तो अभी माइनस होगा। डन? अब आ गया एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? एनुअल वैल्यू से सेक्शन 24A में ये तो सबको याद ही रहता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर परचेज कंस्ट्रक्शन एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसा? एक्रूअल। 2 ही खर्चा माइनस होता है, म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस, पेमेंट बेसिस और इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है। ये इनकम फ्रॉम एचपी आ गया। फटाफट बोलेंगे बेटा। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर। स्टेप 2 रेंट रिसीव,
एनुअल रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट बोनाफाइड धक्का मार के निकालो, कहीं और ना रहे, एओ सेटिस्फाइड। आगे रेंट रिसीव। अब स्टेप 3 जीएबी, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा आपको, अच्छा से करोगे। रेंट रिसीव ग्रेटर है, इक्वल है एक्सपेक्टेड, रेंट रिसीव जीएबी, रेंट रिसीव कम है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। कैसे चेक करेंगे? कैलकुलेट टिक 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 टिक, हाँ कैलकुलेट में टिक 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 करेंगे, जोड़ने के बाद प्लस उससे ज्यादा हो गया बराबर, तो रेंट रिसीव भी कम है, रीजन वैकेंसी, रेंट रिसीव भी जीएबी, अदरवाइज नहीं है तो आकाश चोर है, और चोर का बात नहीं समझेंगे। एक्सपेक्टेड रेट लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 2 अपवाद याद रखना, आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं होगा और टेनेंट पे करेगा माइनस। एनुअल बेस 24 ए बी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बी में बातें कर लेते हैं, बी में बातें करते हैं। 24 बी किसके लिए था? इंटरेस्ट एंड लोन टेकन फॉर आइदर रिपेयर और परचेज और कंस्ट्रक्शन, कोई लिमिट नहीं है, कमाओ है आप, और सेल्फ ऑक्युपाइड थोड़ा देर बाद में लिमिट है। इंटरेस्ट और लोन एक्रूअल बेसिस पे, कौन सा बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट समय पे नहीं दिया उस पे इंटरेस्ट लग गया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, डन बेटा। और इंटरेस्ट ये ब्रोकरेज कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन इंटरेस्ट में 5 पॉइंट बताएंगे, रटना है बेटा। इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड। ये लोन लेने पे कोई ब्रोकरेज प्रोसेसिंग फी कमीशन नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस नॉट अलाउड, इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस नॉट अलाउड, लेकिन उसका कोई इंडिया में एजेंट है तो अलाउड। इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे किया जिसपे टैक्स काटना था, नहीं काटा तो नो डिडक्शन, बट उसका कोई एजेंट है आकाश इंडिया में तब डिडक्शन। तो क्या था बेटा? एक्रूअल बेसिस, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नॉट अलाउड, ब्रोकरेज कमीशन प्रोसेसिंग फी नॉट अलाउड, इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस नॉट अलाउड, इफ एजेंट देयर अलाउड। अब ध्यान से, नया लोन लिया, फ्रेश लोन लिया, फ्रेश लोन लिया पुराना हाउसिंग लोन को रीपे करने के लिए, फ्रेश लोन लिया, एचडीएफसी से लोन लिया, एसबीआई का लोन वापस करने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन भी अलाउड होगा। याद आ रहा है बेटा आप लोग को? पुराना लोन पे करने के लिए नया लोन लिया तो नया लोन का इंटरेस्ट भी माइनस होगा, प्रोवाइडेड जो पुराना लोन को पे करोगे वो घर के लिए है, डन बेटा। और बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे डिडक्शंस मिलेगा। जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ, जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ, जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उस साल से 5 साल डिडक्शंस मिलेगा, जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उस साल से 5। इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पीछे मुड़ मुड़ के देख, तू मुड़ मुड़ के 31 मार्च को जब भी कंप्लीट हुआ उस साल का डिडक्शन तो उसी साल मिल जाएगा। इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होता है? जिस साल कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च। ये ध्यान देने की बात है। आज 30 जून है, आज अगर घर बना तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में अप्रैल में जून नहीं आएगा, प्रीसीडिंग 31 मार्च तक आएगा, प्रीसीडिंग 31 मार्च तक ही आएगा, प्रीसीडिंग 31 मार्च तक ही आएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस साल घर बना, जिस साल घर बना, जिस साल घर बना उस साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होता है। हाँ, उस साल दो इंटरेस्ट माइनस होगा, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट माइनस होगा अगर आपने पे नहीं किया लोन तो, और एक पुराने वाले का इंस्टॉलमेंट। तो जिस साल घर बनता है ना उस साल दो इंटरेस्ट माइनस होता है। आप कंफ्यूज क्यों हो? करंट ईयर का भी इंटरेस्ट भी अगर वापस नहीं किया तो, और वो जो 5 इंस्टॉलमेंट है वो भी। देन बेटा फिक्स्ड है 5 इंस्टॉलमेंट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, कंप्लीट होगा जिस साल कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च। 2 एग्जाम्पल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्लास में करवाया होगा, याद होना चाहिए। सेम ईयर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और सेम ईयर कंप्लीट हो गया तो प्री कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये बाउंसर है। इसी साल शुरू हुआ इसी साल खत्म हुआ तो प्रीसीडिंग 31 मार्च तो होगा ही नहीं, डन बेटा। और दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हुआ तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2020 हो जाएगा, प्रीसीडिंग 31 मार्च ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। अगर कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2021 को कंप्लीट हुआ, 1 अप्रैल 2021 को, तब 31 मार्च 2021। तो बेटा ये 2 पॉइंट पे आप लोग ध्यान देना। बाउंसर फेंका तो सेम ईयर शुरू
और सेम ईयर खत्म, नो प्री कंस्ट्रक्शन, इस साल का इंटरेस्ट इसी साल माइनस, और किसी भी साल 31 मार्च को कंप्लीट हुआ तो प्रीसीडिंग 31 मार्च। तो ये 5 पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन का। फर्स्ट था एक्रूअल बेसिस, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नो अलाउड, ब्रोकरेज कमीशन नो अलाउड, आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस नॉट अलाउड, एजेंट है तो अलाउड, फ्रेश लोन लिया पुराना के लिए अलाउड, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट पे माइनस होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर ऑफ कंप्लीशन। इसीलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो साल कंप्लीट होता वो नहीं आता, उसके पहले का 31 मार्च। और ध्यान रखना उस साल जिस साल घर कंप्लीट होगा या नेक्स्ट ईयर भी दो इंटरेस्ट माइनस होगा, वर्किंग नोट से लाएंगे। अगर लोन वापस नहीं किया तो करेंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 साल तक का वो इंस्टॉलमेंट डन। लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं है, लेट आउट पे कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड पे लिमिट है। कितना बेटा वो पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो ये हो गया बेटा पूरा लेट आउट। अभी सेल्फ ऑक्युपाइड में आएंगे फटाफट। लेट आउट ही तो मेन था। एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट पे हायर, स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, रेंट रिसीवेबल, एनुअल रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस अनरियलाइज रेंट, 4 कंडीशन बोनाफाइड निकाल दिया घर से, कहीं और नहीं है, स्टेप्स टेकन। अब रेंट रिसीव ग्रेटर है इक्वल है एक्सपेक्टेड रेंट का, तो यही जीएबी, अदरवाइज चेक करो वैकेंसी है तो रेंट रिसीव, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर याद ही रहेगा। और इसमें 2 बातें, आउटस्टैंडिंग भी माइनस नहीं, टेनेंट भी माइनस नहीं, एनुअल 24 ए तो सबको याद रहता है, इंटरेस्ट लोन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन 5 पॉइंट है। एक्रूअल बेसिस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड, आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस नॉट अलाउड, एजेंट के केस में अलाउड, ब्रोकरेज कमीशन नॉट अलाउड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फिक्स्ड है 5 इंस्टॉलमेंट पे, नो लिमिट, डन बेटा। और याद रखना सेम ईयर शुरू सेम ईयर खत्म, नो प्री कंस्ट्रक्शन। 31 मार्च को खत्म होगा 2021 तो बन जाएगा 31 मार्च 2020। ये 2 पॉइंट रिवीजन पे ध्यान देना। अब चलते हैं बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स एक घर या मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते, एक घर या मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते बेटा। एनुअल वैल्यू विल बी नील, एनुअल वैल्यू विल बी नील, एनुअल वैल्यू नील तो म्युनिसिपल वैल्यू का काम नहीं है, फेयर रेंट का काम नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट का काम नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स का काम नहीं, किसी चीज का काम नहीं है। एनुअल वैल्यू 0 तो 24A का भी काम नहीं है। अरे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 0 तो फिर एक ही काम है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर परचेज कंस्ट्रक्शन। 30,000 तो अलाउड है, डन बेटा, 30,000 अलाउड है। एक घर रखेंगे तो भी 30,000, 2 घर रखेंगे तो भी 30,000, 60,000 नहीं, एक घर पे भी 30,000, 2 घर पे भी 30,000। लेकिन 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन है। 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन है। अगर 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट है तो ATE वगैरह उधर मिल जाएगा, इधर डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ ही 2 लाख मिलेगा। और दूसरे सेक्शन डिडक्शंस वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा 1.5 लाख का वहां भी मिल सकता है, लेकिन HP के हेड में ओनली 2 लाख। तो वो 4 कंडीशंस है। 1499 या उसके बाद लोन लेना है, 1499 या उसके बाद लोन लेना है, आइदर कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, आइदर कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए। और जब लोन लेंगे ध्यान सुनना, जिस साल लोन लेंगे उस साल के 31 मार्च से 5 साल के अंदर घर कंप्लीट होना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए तो लोन का डेट से नहीं, अगर हमने 1 जून 2016 में लोन लिए, 1 जून 2016 तो 5 साल 1 जून 2016 से नहीं, 1 जून 2016 को खत्म करो तो 31 मार्च 2017 से। प्रॉपर्टी मस्ट बी, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। बोलना बेटा, ये 5 साल का क्राइटेरिया में क्वेश्चन नहीं है अभी तक, ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, फ्रॉम द
एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, नॉट फ्रॉम 1 जून 2010 वगैरह जो बताया, फ्रॉम 31 मार्च से इसमें सेटर ने, पेपर सेटर ने नहीं डाला, एंड एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसको भी इंटरेस्ट दिए। तो 2 लाख के लिए 4 कंडीशन क्या है बाबू? 1499 या उसके बाद लोन लेना है, आइदर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया तो वो मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन एंड सर्टिफिकेट। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड खत्म होने जा रहा है, एक घर या मैक्सिमम 2 घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, आइदर एक घर या मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाएंगे, एनुअल वैल्यू 0, इंटरेस्ट 30,000 बिंदास, 2 लाख के लिए 4 कंडीशन, 1499 या उसके बाद, ये तो रहेगा, ये ध्यान पे भी नहीं रखना है। दूसरा कंस्ट्रक्शन परचेज ध्यान रखना है, और तीसरा तो आज तक सेट नहीं किया, एमसीक्यूज में आ सकता है, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लोन इज टेकन। सर्टिफिकेट का बारे में कुछ मतलब ही नहीं है आपके प्रैक्टिकल सोल्व करते समय, फिर भी एक ध्यान रखना है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम हमेशा या तो 0 या तो नेगेटिव, ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम या तो 0 या तो नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। तो ये 2 घर का सीख लिया आपने, यही 2 बड़े बड़े कैलकुलेशन थे, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्युपाइड। तीसरा सिचुएशन, एक घर है, एक पार्ट लेट आउट, एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। इसके लिए आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करेंगे, लेट आउट का अलग कैलकुलेशन करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग। बस करते समय 2-3 बात ध्यान रखना, इनफैक्ट एक बात ध्यान रखना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा घर का होता है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, लोन लिया घर बनाने के लिए पूरा घर का होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड 50% में तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है? 0। तो किस में चाहिए बेटा? लेट आउट में। इसलिए आप लोग ओनली लेट आउट के लिए प्रोपोर्शनेटली लेंगे, क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेट, म्युनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेटली लेंगे, प्रोपोर्शनेटली। इंटरेस्ट ऑन लोन भी देखना पेपर में आप किसके लिए लिया है। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए लोन लिया है तो उधर से माइनस होगा, लेट आउट पोर्शन के लिए लोन लिया है तो उधर से माइनस होगा, पूरे घर के लिए लोन लिया है तो किससे माइनस होगा बेटा? प्रोपोर्शनेटली। तो बेटा नॉर्मली क्या होता है ना, पूरे घर के लिए होता है, बट ये पेपर सेटर ना उल्लू बना देंगे एग्जाम पे, बोल देंगे इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर लेट आउट पोर्शन। तो लेट आउट पोर्शन के लिए कितना बच्चा फ्लो में उसको प्रोपोर्शनेट कर देगा। क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है बेटा, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, समझ में आ गया? ओके। अब फिर बेटा एक घर है आकाश के पास, 5 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड, 7 मंथ लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर। जब एक घर को आप कुछ महीना लेट आउट कुछ महीना सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो तो इनकम टैक्स से सेल्फ ऑक्युपेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ये पूरा घर साल भर के लिए लेट आउट पाना चाहेगा। मेरा अभी रिटर्न देखा आपने, कोलकाता का घर है बेटा, हमारे पास ऑलरेडी 2 घर इधर है, कोलकाता का घर सेल्फ ऑक्युपाइड बना के रखे, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न देखे, आज ही देख रहे थे तो वो लेट आउट दिखा दिया, बोले हाँ, फिर मेरे को भाड़ा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मैंने फोन नहीं किया, मेरे को पता है जो हम सिखाते उसमें हम भी भुगत लिए। तो उन लोग फेयर रेंट के हिसाब से मेरा घर को लेट आउट दिखा दिया, ऐसा भी नहीं है, वो इस साल लेट आउट किए 21-22 पे, हम 20-21 का देख रहे थे, लेट आउट किया नहीं, फिर भी लेट आउट मान लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दिया था। डन बेटा? तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट काम करेगा। आप 5 महीना लेट आउट 7 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड करें, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रेंट रिसीव तो 5 महीने का ही रहेगा, देन बेटा, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का हो जाएगा। कितना महीने का? 12। तो जब अगर आपके पास क्वेश्चन मिलता है कि एक घर को आकाश कुछ दिन लेट आउट किया, कुछ दिन सेल्फ ऑक्युपाइड किया, दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट रोल प्ले करेगा। कौन रोल प्ले करेगा? एक्सपेक्टेड रेंट।
क्योंकि रेंट रिसीव सपोज 1 महीना लेट आउट, 11 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड, तो सरकारी रेंट तो 12 महीना का रहेगा और एक्चुअल रेंट तो 1 महीने का। तो इस सिचुएशन को आप लोग बड़ी गंभीरता से लेना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ही रोल प्ले करेगा क्योंकि वो 12 महीने का रहेगा। तो आप लोग लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर के केस में थोड़ा ध्यान देना। एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका जीएवी बनेगा। इसीलिए कभी कभी पेपर सेटर, जो मेरा कोलकाता का घर था वो डीम टू बी लेट आउट में ही था, वहां पे रेंट नहीं था, चलो वो तो अभी आएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एक्सपेक्टेड रेंट का नोशनल फिगर नहीं दिया ना, 1 महीना पे रेंट लगाया, 10,000 रेंट है, उसी को फेयर रेंट बना देंगे 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12। और किसी भी सिचुएशन पे आपको फेयर रेंट का सृष्टि नहीं करना है। जब लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर रहेगा और नोशनल फिगर्स नहीं देंगे, तब आपको इसका सृष्टि करना है मंथली रेंट इंटू 12। देन बेटा नेक्स्ट है डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट, 2 घर ही सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो, मैंने 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दिया। तो हमारे टैक्स कंसल्टेंट साहब ने क्या किया, तीनों घर में देखे जिसका वैल्यू कम दिखता है, जिसका वैल्यू कम दिखेगा, तीनों घर में सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेट आउट नहीं किया, तो तीनों में से सबको पहले लेट आउट मान के रफ में इनकम देखा जाएगा। उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा इनकम होगा उसको सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा देंगे, नेक्स्ट ज्यादा को भी सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा देंगे, और जिसका सबसे कम इनकम दिखेगा उसको डीम टू बी लेट आउट। लेकिन डीम टू बी लेट आउट के समय 2 बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो जो दिखेगा वही हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो ऑप्शंस बनाना, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो ऑप्शन बना के देखना। एक सम आपको करवाया गया था। तो बेटा ये 4-5 टाइप के घर मिलेंगे, एक लेट आउट, एक सेल्फ ऑक्युपाइड, एक पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, एक लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर। आगे हमको समझ में आ रहा है, लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, और लास्ट है डीम टू बी लेट आउट। और एक है बेटा, मेरा एक गुवाहाटी में घर है बट मेरा नौकरी है कोलकाता में, तो गुवाहाटी के घर में हम साल भर नहीं रहेंगे और कोलकाता के घर पे चले जाएंगे, वहां पे रेंटेड घर पे रहेंगे। तो अगर कोई इंसान अपना घर थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं करता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट के कारण, कहीं और एम्प्लॉयमेंट होने के कारण, आपके कोलकाता में नौकरी होने के कारण गुवाहाटी के घर पे नहीं रहते हो, ताला लगा के भी रखते हो, ताला लगाकर कोई बेनिफिट नहीं लेना, और कोलकाता में रेंटेड घर पे रहेंगे तो भी इसको हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर भाड़े में दे दिया तब तो लेट आउट ही हो गया, और अदरवाइज 2 घर तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मिलता है। एक ऐसा भी पॉइंट था, याद आ रहा है बेटा? अब उसका उतना रिलेवेंस तो नहीं है क्योंकि 2 घर रहेगा तो आदमी ऐसे सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा नहीं रहेगा तो भी तो बेनिफिट सेल्फ ऑक्युपाइड का मिल जाएगा, लेकिन एक दिन भी घर भाड़े में लगाएंगे तो डीम टू बी लेट आउट। डन बेटा। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना, कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट 2 टाइप से होता है, एक होता है बेटा घर का भाड़ा भी मिला और सिक्योरिटी का, लिफ्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी लिया, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। मालिक ने घर का भी भाड़ा लिया आपसे प्लस कुछ फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप का पैसा लिया, तो ब्रेकअप करेंगे, घर वाला रेंट एचपी में आएगा और फैसिलिटीज वाला रेंट अदर सोर्सेज में, घर वाला रेंट एचपी में, फैसिलिटीज वाला अदर सोर्सेज में, और देख लेंगे कितना रुपया मालिक ने आपसे चार्ज किया फैसिलिटीज के लिए 10,000, मालिक ने खर्चा कितना किया 8,000, तो 2,000 हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और एक कंपोजिट रेंट होता है, घर भी दिया जा रहा है, घर के साथ साथ एसेट्स, फर्नीचर भी दिया जा रहा है, घर और घर के साथ फर्नीचर, घर और घर के साथ फर्नीचर, मालिक ने घर भी दिया और घर के साथ फर्नीचर। अब हम लोग देखेंगे कि वो फर्नीचर और घर का रेंट सेपरेबल है क्या, क्या घर विदाउट फर्नीचर में दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। तो घर वाला रेंट एचपी में और फर्नीचर वाला रेंट अदर सोर्सेज में। नहीं, एक दूसरे को जुदा नहीं कर सकते, कोई घर को फर्नीचर को घर से जुदा नहीं कर सकता है, तब आप पीजीबीपी या अदर सोर्सेज, पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। घर कंपोजिट रेंट 2 होता है, घर
प्लस पानी का सप्लाई, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। तो ब्रेकअप करेंगे घर वाला एचपी में, फैसिलिटीज वाला अदर सोर्सेज। फैसिलिटीज पे जो खर्चा किया माइनस करके टैक्सेबल। घर के साथ एसेट्स आया, फर्नीचर आया, तो ब्रेकअप करो। ब्रेकअप हो जाता है घर वाला घर पे, एसेट्स वाला अदर सोर्सेज पे। अगर ब्रेकअप नहीं होता है तो पूरा कंपोजिट रेंट को पीजीबीपी या अदर सोर्सेज समझेंगे। डन बेटा। उसके बाद था बेटा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अभी सबको बोलना पड़ेगा, अभी 10 मिनट में खत्म होगा एचपी। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट डांटेंगे नहीं, हम और खूब बोलेंगे। एक बार तो एक दो बार बोल देते हैं, फिर उसके बाद अभी तो समझा भी देते, उसे समझाएंगे नहीं। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर रेंट। एरियर रेंट तो जब भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा 30% डिडक्शंस के साथ। सेक्शन 25A, इस चैप्टर में 4 सेक्शन याद रखेंगे। 24A भी तो कभी भूलते ही नहीं है, और 25A और सेक्शन 27 वो डीम्ड ऑनर के केस का। डन बेटा। तो 4 सेक्शन याद रखने से ठीक है, बट 25A तो खत्म बेटा। एरियर रेंट जब भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा 30% डिडक्शन के साथ। ये मैटर नहीं करता है कि 21-22 पे आप घर के मालिक है कि नहीं। आपने 21-22 के पहले घर बेच दिया, कोई पुराना रेंट अभी मिला तो भी टैक्सेबल होगा। इवन इफ एसएससी इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एरियर रेंट इज टैक्सेबल ऑन द हेड। एचपी में ही आएगा, ऐसे नहीं बोलना कि एचपी में नहीं आएगा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा। जो आज रेंट रिकवर हो रहा है, आज से 4 साल पहले आकाश मारा था, तो जब अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था उस समय सरकार ने डिडक्शंस दे दिया, तो रिकवरी आज टैक्सेबल होगा। उस समय अगर सरकार ने डिडक्शंस नहीं दिया था तो आज टैक्सेबल नहीं होगा, और होने से भी 30% माइनस करके ही होगा। तो ये ध्यान देना है। पेपर में कुछ भी नहीं लिखा कि उस समय डिडक्शंस मिला था कि नहीं मिला था, तो ऑलवेज पॉजिटिव, उस समय डिडक्शन मिला था तो आज टैक्सेबल भी हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये रेंट को रिकवर करने के लिए कोई आपने खर्चा किया, रिकवरी एक्सपेंसेस, कलेक्शन एक्सपेंसेस, कोर्ट कचहरी का खर्चा, डॉन लगाया, तो रिकवरी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी खर्चा एचपी में डिडक्शंस नहीं मिलते। एक 30% फिक्स्ड है, एक म्युनिसिपल टैक्स और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, और नया खर्चा कुछ भी नहीं। तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो देखना पड़ेगा पहले क्या हुआ था। पहले यस था तो आज टैक्सेबल, पहले नो था तो आज टैक्सेबल नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है पूरा डिडक्शंस नहीं मिला था आपको, पूरा डिडक्शंस नहीं मिला था, पूरा डिडक्शंस नहीं मिला था, तो फिर टैक्सेबल भी पूरा नहीं होगा। पूरा डिडक्शंस नहीं मिला था तो आज रिकवरी पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। ये वाला टॉपिक हिट नहीं करता आजकल एग्जाम पे, थोड़ा ध्यान देना। एक्स ओन सा हाउस प्रॉपर्टी 14-15 में डिडक्शंस मांगा था 39, असेसिंग ऑफिसर ने 30,000 अलाउड किया था। असेसिंग ऑफिसर ने कितना 1000 अलाउड किया था? 32,000। और अनरियलाइज रेंट था कितना बेटा? 39,000। सरकार ने आपको पूरा डिडक्शंस नहीं दिया, अब जब मिलेगा तो पूरा टैक्सेबल भी नहीं होगा। व्हाट आर द कंसिक्वेंस इफ एक्स रिकवर 5,000? एक्स को पहले 16,500 सी बोल रहे हैं, 16,500 अगर मिला आपको तो कितना टैक्सेबल होगा? तो ये देखना, इनकम टैक्स ने आपको फायदा दिया था 32,000 का, और प्लस अभी आपको मिल गया कितना? 16,500। तो इतना रुपया का फायदा मिल गया आपको। कितना रुपया का फायदा मिला? कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? ये ले लो, ये होगा 48,000। लेकिन आपका डूबा था कितना? 39,000। तो टैक्सेबल होगा बेटा 9,500 का 70%, 9,500 का 70%। डन बेटा। या इसको दूसरे तरीका से देख लेंगे। सर मेरा पैसा डूबा था 39,000, आज मिल गया 16,500, तो नेट लॉस हमारा कितना है? 39,000 डूबा था,
16,500 मिल गया, तो नेट लॉस 22,500 नेट लॉस है। और रिसीव कितना किया हम लोग बेटा 16,500, तो कितना एक्सेस रिसीव कर लिया? क्या गड़बड़ है क्या यहाँ पे? वेट वेट, गड़बड़ कुछ किया है क्या? एक मिनट, ये गड़बड़ है। आपका नेट लॉस 22,500 है और इनकम टैक्स ने डिडक्शंस कितना दे दिया था आपको? 32,000, 9,500 ही आएगा बेटा। तो कितना आएगा? 9,500। या तो आप ऐसे करके देख सकते हैं या ऐसे देखेंगे, 39,000 डूबा था, 16,500 मिल गया, तो हमारा नेट लॉस कितना है? 22,500। लेकिन सरकार से हमने कितना मांग लिया है? 32,000, तो 9,500 ज्यादा मांग लिया, तो 9,500 टैक्सेबल होगा। 9,500 पे 70% टैक्सेबल होगा। ये हिट नहीं किया अभी तक एग्जाम पे, मेरे को दिखा ही नहीं न्यू सिलेबस पे, तो बेटा आप लोग देख लेना। नॉर्मली वही वाला आता है, पूरा मिला या पूरा नहीं मिला, बट इसको ध्यान रखना। दोनों समझ में आ गया बेटा? ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट डन बेटा। पहले था एरियर रेंट रिसीव, जब भी मिलेगा 30% डिडक्शन के साथ टैक्सेबल। सेक्शन 25A, आप घर का उस साल मालिक है या नहीं कोई मतलब नहीं, बेच दिया था घर फिर भी HP में आएगा। दूसरा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का क्या बताए? पहले डिडक्शंस मिला था तो आज टैक्सेबल, पहले डिडक्शंस नहीं मिला था तो आज नॉट टैक्सेबल। ध्यान देने के बात है, कोई रिकवरी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होगा। सर सरकार ने पहले पूरा डिडक्शंस नहीं दिया था तो आज पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। कैसे करेंगे? वैसे करेंगे, नेट लॉस देखेंगे। नेट लॉस कैसे देखेंगे? कितना अनरियलाइज रेंट था लेस रिकवर्ड, तो नेट लॉस और डिडक्शंस। अगर डिडक्शंस ज्यादा लिया तो टैक्सेबल होगा, डिडक्शंस कम लिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर A भी दिखा देता हूं मैं। आपको कितना रुपया मिला बेटा? आपको कितना रुपया मिला? 5,000। कितना मिला? 5,000। तो नेट लॉस कितना हुआ बेटा? आपका 39,000 डूबा था, 5,000 मिल गया, 34,000 लॉस है ना। लेकिन डिडक्शंस कितना लिया आपने? 32,000। तो बेटा अभी तो आपने कम ही डिडक्शंस लिया, नॉट टैक्सेबल। 8,000 डिडक्शंस लिया, तो नेट लॉस आपका आकाश मारा था पैसा 39 और आज आपको आकाश ने दे दिया 8,000, तो आपका नेट लॉस कितना हो गया? 31,000। और डिडक्शंस लिया था आपने सरकार से 32,000, तो 1,000 तो ज्यादा ले लिया तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,000 का 70%। डन। अनरियलाइज रेंट का रिकवरी एक्सपेंसेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो डिडक्शन। पूरा मिला पूरा टैक्सेबल, पूरा नहीं मिला नथिंग इज टैक्सेबल, कम मिला तो इस तरह से करेंगे बेटा। फिर है डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, एक घर को लेकर मालिक कौन है पता ही नहीं चल रहा है, एक घर का मालिक कौन है पता ही नहीं चल रहा है, तो और उसे वो घर किसके हैंड्स पे टैक्सेबल होगा? तो बताया गया है कि उस घर का पोजीशन किसके पास है, जिसके पास है पोजीशन उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, या वो भाड़े पे दिया गया रेंट जिसको मिलता है, रिसीव्ड रेंट जिसको मिलता है उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोई घर का ऑनर का वो क्राइटेरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, कौन मालिक है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उस घर का जिसके पास पोजीशन है या जिसको रेंट रिसीव्ड होता है उसके हैंड्स में वो घर टैक्सेबल होगा। वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कोर्ट भी हो सकता है। कोर्ट में रेंट जमा हो रहा है तो उसका कंप्लायंसेस कोर्ट करेगा। डन बेटा, जिसको रिसीव्ड होता है डन। तो आपको तो कोर्ट कचहरी नहीं आएगा, आपको ऐसे बोल देगा मिस्टर एक्स को रेंट मिला बट देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑनरशिप, ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे। तो आप तो बोल ही दिया कि डिस्प्यूट है तो कोई बात नहीं, जिसको पैसा मिला है एक्स को मिला तो एक्स के हैंड्स में इनकम फ्रॉम लेट आउट आएगा। डन बेटा। नेक्स्ट है बेटा को ऑनर। एक घर का दो भाई मालिक है, एक घर का दो भाई
मालिक है, लेट आउट कर दिया गया, लेट आउट कर दिया गया, तो लेट आउट का इनकम निकाल के दोनों भाई में बांट दो। एक घर का 2 भाई मालिक है, लेट आउट कर दिया गया, तो लेट आउट का इनकम निकाल कर दोनों भाई में बांट दो शेयर के हिसाब से, शेयर नहीं है तो इक्वली। अब भाई लोग सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है, 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, 3 भाई मालिक है, फ्लोर डिवाइड नहीं किया, को ओनर है पूरा बिल्डिंग का, 3 भाई, 3 फ्लोर लेट आउट किया, तो लेट आउट का इनकम निकाल के डिवाइडेड बाई 3 तीनों भाई पे। एक भाई फ्लोर फर्स्ट को ऑक्युपाई किया, उसके लिए वो सेल्फ ऑक्युपाइड, एक भाई फ्लोर 2 को ऑक्युपाइड किया, उसके लिए वो सेल्फ ऑक्युपाइड, एक भाई फ्लोर 3 को ऑक्युपाइड किया, उसके लिए सेल्फ ऑक्युपाइड। लेकिन ध्यान रखना, इंटरेस्ट और लोन सबको इंडिविजुअली मिलेगा 30,000 2 लाख। कंफ्यूज हो गए आप लोग? इंटरेस्ट और लोन ऐसा नहीं कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 3, हर एक ऑनर को इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख या 30,000। एक बिल्डिंग है जिसका 3 भाई ऑनर है, तीनों भाई 3 फ्लोर पे रहता है, तो जो जिस फ्लोर पे रहेगा उसके लिए उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, एनुअल वैल्यू 0, और लोन लिया गया है पूरा बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो हर एक फ्लोर का इनकम टैक्स में अलग अलग मालिक हो गया, सबको 2-2 लाख मिलेगा। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, पूरा घर के डिवाइडेड बाई 3 नहीं, हर एक एसएससी को बेनिफिट मिलता है 30,000 या 2 लाख का। देन बेटा, अब आपका घर इंडिया से बाहर है, अमेरिका में आपका घर है, तो आरओआर, अगर आप आरओआर हो तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, आरओआर है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, तो वो सबके लिए टैक्सेबल। अगर अमेरिका में घर है, आप नॉन रेसिडेंट या आरएनओआर हो, अमेरिका में घर है रेसिडेंट या आरएनओआर हो, तब बेटा वो इनकम नॉन रेसिडेंट आरएनआर हो, तब अमेरिका में घर है तो अमेरिका में एक्रूड, अमेरिका में रिसीव टैक्सेबल नहीं होगा। और बेवकूफ है वो रेंट को अब इंडिया में लेते हो, तब तो इंडिया में रिसीव या एक्रूड तो सबके लिए टैक्सेबल। तो इंडिया के बाहर घर मिल जाएगा तो टन आप इनकम निकालना मत, थोड़ा सा देख लेना क्या है स्टेटस, क्या है। आरओआर है तब तो निकालना ही है, आरएनओआर नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर घर है, रेंट भी बाहर ही मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल, और इंडिया पे मिल जाएगा तो सबके लिए टैक्सेबल। देन बेटा, अब बेटा अपने को कंपोजिट भी हो गया, डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट को डील करना है। डीम्ड ऑनर, फिर उसके बाद पूरा पैट को एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट हम लोग पूरे चैप्टर को 2 बार रिवाइज करेंगे, खूब बोलना है आपको, फिर आपका एचपी खत्म। मैं चाहता था कि आप लोग सम्स भी करो, लेकिन स्टडी मेट सब कोई लाया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो स्टडी मेट लेके आना, मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, याद कराऊंगा, और टन आप लोग सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट मेरे सामने सोल्व कर लोगे, तो उससे ना रिटेंशन और ज्यादा रहेगा, फिर घर में पढ़ोगे और कम टाइम लगेगा, फ्रेश नहीं लगेगा। तो चलो बेटा, डीम्ड ऑनर बेटा, आप लोगों ने सेकेंड पॉइंट कसम खाया था, एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एसएससी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कभी कभी आप ऐसे लीगल ऑनर नहीं भी है, लीगल ऑनर नहीं है फिर भी आप ऑनर माने जाते हो, तो आप ऑनर नहीं है फिर भी आप क्या माने जाएंगे बेटा? ऑनर माने जाएंगे, ऑनर माने जाएंगे। फर्स्ट था बेटा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी, आप तो पता ही हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका लीगल ऑनर है, बट आप मेंबर है तो आप डीम्ड ऑनर माने जाएंगे जो फ्लैट आपको दिया गया। ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस, मार्च 15 तारीख को मैंने अपना घर बेच दिया आकाश को, रजिस्ट्रेशन हुआ है अप्रैल में, मैंने आज 15 मार्च को मैंने घर का चाबी दे दिया, आकाश मेरे को पैसा दे दिया, बट रजिस्ट्रेशन हुआ है अप्रैल में। कानून के नजर में तू मालिक बनेगा अप्रैल में, टैक्स के नजर पे आज ही आप मालिक बन जाएंगे। डीम्ड ऑनर, ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस, ये पॉइंट तो बेटा सीजी में भी काम आएगा, अकाउंट्स में भी काम आएगा। सीजी में मेरे लिए अभी कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, और अकाउंट्स में भी मैं अपने को एसेट से हटा दूंगा और आप एसेट्स में दिखाएंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है ये।
डन बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा एक था मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी जिससे आपको घर अलॉट किया गया, घर का आप लीगल ऑनर नहीं है, पूरा एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर भी आप घर का मालिक माने जाओगे, आपके हैंड्स में एचपी टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस, मैंने घर बेच दिया मार्च में, घर दे दिया, पैसे ले लिए, चाबी ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन रजिस्ट्री हुआ अप्रैल मई पे, तो लीगली तो अप्रैल मई पे होगा, लीगली जाए डैश में, टैक्स में आज ही मालिक हो गए। ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस, पर्सन एक्वायरिंग राइट इन बिल्डिंग, पर्सन एक्वायरिंग राइट इन बिल्डिंग, बेटा आप किसी भी जगह पे 12 साल से कंटिन्यूअसली मोर देन 12 ईयर्स, लीज पीरियड मोर देन 12 ईयर्स, लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा घर पे भाड़े पे रहते हो तो आप वहां पे डीम्ड ऑनर माने जाते हो। कितना साल से ज्यादा? 12 साल से ज्यादा कहीं पे रहेंगे तो आप डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। प्रोवाइडेड लीज एग्रीमेंट 1 साल से ज्यादा का जोड़ते जोड़ते होना चाहिए। लीज एग्रीमेंट उसी लिए 11 महीना का करते हैं लोग कि 11 महीना का जोड़ते जोड़ते 50 साल भी हो जाएगा तो आप ऑनर के नहीं बनेंगे। डन बेटा। तो बेटा पर्सन एक्वायरिंग राइट इन बिल्डिंग, राइट इन बिल्डिंग में कितना साल का था बेटा? 12 साल। और दूसरा था पार्ट परफॉर्मेंस, और तीसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर वगैरह। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट्स, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, a Hindu undivided family jointly holds property on behalf of all of its member, it will be treated as honor। HUF सारे मेंबर्स के बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहा है, लीगल ऑनर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल, लीगलिटी द प्रॉपर्टी विल बी, सबके अलग अलग के नाम पे है प्रॉपर्टी, लीगली अलग अलग मेंबर्स के नाम पे है, बट अभी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसको देख रहा है तो वो लीगल ऑनर नहीं है, फिर भी वो डीम्ड ऑनर। ये ज्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन पहला वाला तो एकदम काम का है बेटा। ट्रांसफर ऑफ हाउस टू स्पाउस, इसीलिए बेटा जब क्लबिंग में आते हैं ना बोलते रुक जा बेटा, ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। वाइफ हस्बैंड के बीच घर का आदान प्रदान हुआ है, अभिषेक जी ने ऐश को घर दिया तो बेटा अभिषेक जी उसके डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? डीम्ड ऑनर। वो क्लबिंग पे नहीं, वो ऐसे ही अभिषेक ही माने जाएंगे। अगर इन कंसिडरेशन ऑफ लिविंग अपार्ट और प्रॉपर कंसिडरेशन में दिया है तो फिर डीम्ड ऑनर नहीं माने जाएंगे। और दूसरा, और टू माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, अगर अभिषेक ने अपने माइनर चाइल्ड को घर दे दिया, अभिषेक ने अपने माइनर चाइल्ड को घर दे दिया विदाउट कंसिडरेशन तो भी अभिषेक ही डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। डन बेटा। लेकिन माइनर चाइल्ड अंडरलाइन करने का बात है, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर, अगर माइनर मैरिड डॉटर को घर देते हैं अभिषेक जी तो वो तो न्यू मॉम न्यू पॉप के पास घर ले जाएगी, तो यहाँ पे डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट नहीं आएगा। पेपर सेटर यहाँ पे फिट कर सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट सोचेगा 4 बार फिट करने से पहले, वो बाल्य विवाह को बढ़ावा देगा, फिर कोई केस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। सीए इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन सेट कर सकता है तो गड़बड़ हो जाएगा। डन बेटा। लेकिन आपको ध्यान पे रखना है, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के बीच घर का आदान प्रदान होता है तो जिसने ट्रांसफर किया वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। डन बेटा। जिसने ट्रांसफर किया वही डीम्ड ऑनर। माइनर चाइल्ड को भी देने से भी डीम्ड ऑनर, लेकिन कब डीम्ड ऑनर नहीं होगा माइनर चाइल्ड होने से बेटा? माइनर मैरिड डॉटर, क्योंकि वो न्यू मॉम न्यू पॉप के पास ले जाएगी। 5 इस चैप्टर में 5 ही थ्योरी रट्टा मारना है, यही 5 डीम्ड ऑनर का क्या क्या सिचुएशंस है। फर्स्ट है बेटा ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन माइनर मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट और बेटा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एओपी, कंपनी टू होम फ्लैट एलोटेड, ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस और एक्वायरिंग राइट दैट इज लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा, लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा। डन बेटा। आइए, यही था आपका एचपी। अब हम लोग फर्स्ट पेज से देखते हैं बेटा, फर्स्ट पेज से देखते हैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहेंगे और बोलेंगे, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके सैलरी स्टार्ट हो जाएगा आपका। सैलरी खूब चिल्लाना है बेटा। आगे आइए बेटा, the property may be used for any purpose, should not be used for own business profession, income earned by SEC engaged in business of letting out property। अगर आकाश का काम है
घर भाड़े पे लगाने का बिजनेस है तो पीजीबीपी में आएगा। ऐसे भाड़े पे लगा देंगे तब तो एचपी में बोल देगा पेपर में आकाश का बिजनेस है तो पीजीबीपी, अदरवाइज आकाश जितना भी घर लगा दे एचपी में आएगा। डन बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। नेक्स्ट बेटा, स्टॉक इन ट्रेड। आकाश बिल्डर है, आकाश बिल्डर है, बिल्डर है, बिल्डर है, बिल्डर है, फ्लैट्स बना के रखा है, फ्लैट्स बना के रखा है, बिकते ही नहीं है, बिकते ही नहीं है। 2 साल तक उसका वैल्यू नील लेंगे, उसके बाद बेच बेटा, नहीं तो तेरे पर चार्ज लगा देंगे, आपको डीम टू बी लेट आउट। पहले 1 साल था, अब 2 साल हो गया। ठंडा गर्मी क्या लग रहा है बेटा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, बीमार नहीं होना। उसको धक्का मारे, उधर जाओ। ओके बेटा, 2 पॉइंट स्पेशल क्या पड़ा? आकाश का बिजनेस है, भाड़े पे लगाना तो पीजीबीपी। आकाश बिल्डर है, बिल्डर है, बिल्डर है, घर बना के रखा, बिकता नहीं है, 2 साल तक बच जाएंगे। पहले 1 साल था, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? डीम टू बी लेट आउट। और बेटा विनोद भैया को स्टाफ क्वार्टर दिए, विनोद भैया को स्टाफ क्वार्टर दिए, विनोद भैया को स्टाफ क्वार्टर दिए, पैसा ले लिए, कंजूस है, पैसा ले लिए। पीजीबीपी, पीजीबीपी घर का भाड़ा, पीजीबीपी घर का भाड़ा, पीजीबीपी। अब तो खत्म होने जा रहा है बेटा, खत्म होने जा रहा है, ये तो खत्म ही होने जा रहा है बेटा। इसी से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आ गया था। स्टॉक इन ट्रेड रखेगा, आकाश बिल्डर है तो 2 साल तक बेटा, 2 साल तक माफ, एनुअल वैल्यू नील, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद पीजीबीपी, कंपोजिट रेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। या एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे टैक्स नहीं लगेगा। राजाओं का महल, पुराने जमाने का राजाओं का महल, फार्म हाउस, फार्म हाउस, राजाओं का महल, फार्म हाउस। 2 ध्यान रखना है बेटा, या कोई हाउस प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए रखे हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, लोकल अथॉरिटी, ट्रेड यूनियन, हॉस्पिटल, आईसीआई का हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये सब एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल बेटा। चैरिटेबल पर्पस, बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी रखेंगे तो एचपी में टैक्सेबल नहीं होगा। डिस्प्यूटेड, फॉरेन कंट्री में घर है तो आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा। आरएनआर, एनआर अगर बेवकूफ है इंडिया में लेता है तो टैक्सेबल। डिस्प्यूटेड ऑर्डर है तो भी टैक्स लगेगा, जिसके पोजीशन पे है या जिसे रेंट मिलता है। इसके साथ ही एचपी खत्म होने चल रहा है। चलो बेटा, टन टन बोलना फटाफट। लास्ट बेटा आप और सुनने नहीं मिलेगा, आप लोग वीडियो देखना। 3 कंडीशन, नहीं 3 कंडीशंस। द प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी टू, ओनली लैंड होगा तो अदर सोर्सेस। एसईसी शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एसईसी शुड बी ऑनर ऑफ द बिल्डिंग। लैंड का मालिक कोई भी हो, बिल्डिंग का मालिक आकाश होना पड़ेगा। अगर आकाश नहीं है, रेंट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डन बेटा। हाँ, एक सिचुएशन पे मालिक नहीं होने से भी टैक्सेबल होगा, अगर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एरिया रेंट है तो मालिक नहीं होने से भी टैक्सेबल हो जाएगा। और थर्ड क्या था? बिजनेस प्रोफेशन पे डायरेक्टली भी यूज नहीं करना है, इनडायरेक्टली। चलो बेटा, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड टन। स्टेप 1, expected rent means civil value, fair rent pay higher, standard rent say lower, expected rent. Step 2, annual rent minus rent loss due to vacancy minus unrealized rent। 4 कंडीशन होगा तो बोनाफाइड, धक्का मार के निकालो, कहीं नहीं रहे, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो रेंट रिसीव, अब रेंट रिसीव ग्रेटर है, इक्वल है तो रेंट रिसीव जीएपी, कम है तो वैकेंसी के कारण तो रेंट रिसीव्ड ही जीएबी, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएबी। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग 21-22, आउटस्टैंडिंग नो डिडक्शंस, टेनेंट नो डिडक्शंस। एनुअल वैल्यू से 24A तो याद ही नहीं करना है। 24B, इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर रिपेयर, परचेज, कंस्ट्रक्शन सब अलाउड। 5 पॉइंट एक्रूअल बेसिस पे, interest on interest not allowed, brokerage commission not allowed, outside India without agent not allowed, without agent without TDS not allowed। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 इंस्टॉलमेंट पे खत्म कब होगा? प्रीसीडिंग 31 मार्च ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। हाँ, 1 साल में, इसी साल शुरू, इसी साल कंप्लीट। नो प्री कंस्ट्रक्शन को साल मिल जाएगा और 31 मार्च को कंप्लीट, तो पीछे 31 मार्च। नो लिमिट, सब अलाउड है। लेट आउट हो गया। सेल्फ ऑक्युपाइड या तो 1 घर या 2 घर, सेल्फ ऑक्युपाइड एनुअल वैल्यू नील,
कुछ भी नहीं देखना। 24B में माइनस करना बिंदास 30,000, 2 लाख कदम फूक फूक के 1499 या उसके बाद कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए construction must be completed within 5 years from the end of financial year in which loan is taken और सर्टिफिकेट। तो मैक्सिमम 2 लाख। सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम या तो जीरो होगा या नेगेटिव में आएगा, जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। डन बेटा। पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ सब कुछ प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे अगर पूरे घर का है। अगर लेट आउट का दिया तो लेट आउट का ले लेंगे। लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द ईयर 2 डाला पूरे साल के लिए लेट आउट। 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड करके लगा, बहुत रईस बना आकाश। 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड, 1 घर को डीम टू बी लेट आउट। डिसीजन आपको लेना है सौरभ भाई। तो डिसीजन लेते समय जिसका इनकम ज्यादा दिखेगा उसको सेल्फ ऑक्युपाइड, कम दिखेगा लेट आउट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे ही 1 गो में हो जाएगा। इंटरेस्ट है तो फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सम्स कराया देख लेना। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी ऑक्युपाई नहीं भी करते ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, घर बंद करके रखेंगे तो भी सेल्फ ऑक्युपाइड माने जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाए थे बताओ बेटा। कंपोजिट रेंट, फैसिलिटीज घर का, अरे बोलो आप तो रिवीजन कर रहे हैं। फैसिलिटीज अदर सोर्सेज, घर का एचपी। एसेट्स के साथ दिया इनसेपरेबल है, सेपरेबल है तो घर वाला एचपी, एसेट्स वाला अदर सोर्सेज। इनसेपरेबल है तो पीजीवीपी। डन बेटा। उसके बाद क्या बताए थे बेटा, एरियर रेंट रिसीव, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो जिस साल मिला, जितना भी मिला, मालिक है चाहे ना हो, 70% डिडक्शंस के साथ टैक्सेबल है 25A पे, 25A पे कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अनरियलाइज्ड रेंट के लिए देख लेंगे, पहले डिडक्शंस मिला था तो ही टैक्सेबल होगा और नहीं मिला था तो टैक्सेबल नहीं होगा। डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, जिसे मिल रहा है या जिसके पोजीशन पे है, इंडिया से बाहर घर है, आरओआर तो टैक्सेबल, आरएनओआर नॉन रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल। अगर इंडिया में मिला तो टैक्सेबल। डीम टू बी लेट आउट हो गया। अब को ऑनर, एक घर का 3 भाई मालिक, लेट आउट किया, इनकम निकाल के तीनों भाई पे बांट दो। तीनों ने सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है तो सबके लिए एनुअल वैल्यू 0 और इंटरेस्ट सबको अलग अलग मिलेगा। 30,000, 2 लाख सबको मिलेगा। डन बेटा। डन। और स्टॉक इन ट्रेड रखा है, स्टॉक इन ट्रेड बेचने के लिए। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है उससे 2 साल तक एनुअल वैल्यू 0, उसके बाद फिर वो टैक्स डीम टू बी लेट आउट। आकाश का बिजनेस से घर भाड़े पे लगाने का तो पीजीवीपी, बिजनेस से घर भाड़े पे लगाने का पीजीवीपी। डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर, पार्ट सिचुएशन डीम्ड ऑनर, पार्ट परफॉर्मेंस में मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी कंपनी जिसमें मेंबर्स को फ्लैट अलॉट किया गया, पर्सन एक्वायरिंग राइट, 12 साल से ज्यादा लीज पीरियड, 12 साल से ज्यादा लीज पीरियड और इम्पार्टिबल स्टेट। और फर्स्ट वाला ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस और माइनर मैरिड, माइनर चाइल्ड अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, तो वो जो ट्रांसफर करेगा वही डीम्ड ऑनर। डन बेटा। और कुछ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज था, पुराना जमाने के राजाओं का महल लेट आउट नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका घर, फार्म हाउस, चैरिटेबल पर्पस के लिए घर रखे हो तो भी टैक्सेबल नहीं है। डन बेटा। यस बेटा। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन के लिए मनीष अपना सीए का ऑफिस खोलेगा तो वो एचपी में नहीं आएगा, वो घर पीजीबीपी में आएगा। डन बेटा।